आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान। चलिए जीव विज्ञान में स्टार्ट करते हैं हम लोग, यानी कि बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। लुसेंट से स्टार्ट करते हैं। चलिए जीव विज्ञान, बायोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है बायोलॉजी, यानी कि बायो और लॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी। और बायो का अर्थ होता है लाइफ, यानी कि जीवन। लोगोस, लोगोस यानी का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी यानी कि अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था। किसने किया था? सबसे पहले जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेवेरियनस ने किया था। ट्रेवेरियनस, लेमार्क और ट्रेवेरियनस ने शब्द का प्रयोग किया था। नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेरियस ने किया था 1801 ईस्वी में किया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। दोनों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो सौ यानी कि फेंकेंगे, 100 को फेंकेंगे तो फाइकोलॉजी, 100 को फेंकेंगे फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन स्थिशियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन स्थिशियोलॉजी। कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन इंटमोलॉजी। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। सर्पों का यानी कि सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। उद्यान विज्ञान का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु। पूछता है कि अरस्तु किस मतलब कहाँ के रहने था? ग्रीक के रहने वाले थे। हिंदी में अरस्तु कहते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। 384-382 बीसी तक के काल में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार को प्रकट किया था। सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया था? पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय के विरुद्ध में विचार प्रकट किया था अरस्तु। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के साथ साथ उन्हें यानी कि जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता कहे जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक, इंग्लिश में कहे तो फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी अरस्तु कहे जाते हैं। अब अजय किसने कौन सा सिद्धांत दिया था? अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल, अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल। जीव सिद्धांत DH मॉर्गन, जिएंगे मरेंगे मॉर्गन, जिएंगे मरेंगे। जीव सिद्धांत मॉर्गन, जिएंगे मरेंगे। जीव सिद्धांत मॉर्गन, DH मॉर्गन। जीव सिद्धांत DH मॉर्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत हुगो डुवरीज, उत्परिवर्तन सिद्धांत हुगो डुवरीज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डुवरीज ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन ने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत हर्टविग ने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत हर्टविग ने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन ने दिया था। उत्पन्न सिद्धांत हुगो डुवरीज ने दिया था। और जीव द्रव्य का सिद्धांत हर्टविग ने दिया था। जीव का द्रव्य कहाँ रहता है? हार्ट में रहता है तो हर्टविग। जीव का द्रव्य कहाँ रहता है? हार्ट में तो हर्टविग। जीव द्रव्य हर्टविग। और जीव सिद्धांत और जीव द्रव्य सिद्धांत हर्टविग। और जीव सिद्धांत जिएंगे मरेंगे, यानी कि जिएंगे मरेंगे। जीव सिद्धांत मॉर्गन। आगे अब उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत का नियम लेमार्क ने दिया था। उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत का नियम लेमार्क ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन, प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन डार्विन। और उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत का नियम, उपार्जित लक्षण के नियम कौन दिया था? तो लेमार्क। लक्षण, L फॉर लक्षण, L फॉर लेमार्क, यानी उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत का नियम था लेमार्क। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन। देवनाम पद्धति कार्लोस लीनियस, देवनाम पद्धति। DNA का द्विकुंडन मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। आइए पढ़ते हैं 1 नंबर, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। यानी कि अरस्तु ने जीवों को 2 समूहों में विभाजित, एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह। किसने किया था? अरस्तु का बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक कहे जाते हैं। अरस्तु 1801 में
मतलब किया था। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया, एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह। अब कार्लस लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरा किसका है? कार्लस लिनियस। सिस्टीमा नेचुरा कार्लस लिनियस में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम व जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम यानी कि पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया गया है। किसने? सबसे पहले अरस्तु ने किया है कि जीवों को जंतु समूह और वनस्पति समूह। उसके बाद लीनियस ने अपने बुक सिस्टमा नेचुरल में दो जगत में किया, एक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में किसने किया है? कार्लस लीनियस ने किया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, लीनियस ने जो वर्गीकरण का प्रणाली कौन शुरू किया था? लीनियस ने, कार्लस लीनियस ने शुरू किया था, यानी कि वर्गीकरण का प्रणाली। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। आधुनिक जो वर्गीकरण प्रणाली है उसी से नींव पड़ी। किससे? जो कार्लस लिनियस ने वर्गीकरण की प्रणाली शुरू की उसी से। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को कहा जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत अंततः यानी कि द्विजगत का सिद्धांत किया जाता है विटक्कर द्वारा 1969 में यह प्रस्तावित करके 5 जगत प्रणाली किया गया था। यानी कि परंपरागत जो 2 जगत पर वर्गीकरण का जो चलता आ रहा था उसको द्विजगत से 5 जगत प्रणाली का नामकरण किया था। तो आर.एच. विटक्कर ने किया था। आर.एच. विटक्कर 1969 में आर.एच. विटक्कर 1969 में 5 जगत प्रणाली ने लिया था, जिसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया। अब कौन कौन है? आर.एच. विटेकर के अनुसार जो 5 जगत प्रणाली किया गया था 1969 में, तो उसको कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंजाई, एनिमेलिया। ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब दूगो, एक प्लांट एक एनिमल, तो प्लांटी एनिमेलिया, प्लांटी एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एक प्लांटी एनिमेलिया। सबसे पहले मोनेरा पढ़ते हैं। मोनेरा इस जगत में सभी बैक्टीरिया जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग है, यानी कि बैक्टीरिया किसका? बैक्टीरिया बोले तो 5 जगत में किस बैक्टीरिया में आता है? किस जगत में आता है बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया मोनेरा में आता है। बैक्टीरिया मोनेरा में आता है। बैक्टीरिया के साथ साइनो बैक्टीरिया भी आता है और आर्की बैक्टीरिया भी आता है, यानी कि बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, एनी बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का कोई भी नाम आ जाए, यानी कि सारे कहाँ में आ जाएगा? कौन से जगत में? तब मोनेरा जगत में। इस जगत में सभी बैक्टीरिया जीव अर्थात जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। तंतु में जीवाणु, बस जीवाणु बोले तो मोनेरा, प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, यानी कि एक कोशिकीय विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय मतलब खासकर जलीय एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित पादप और जंतु, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, यानी पादप और जंतु 2 गो था, यानी कि 5 गो था ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया के बीच में एक कड़ी है, उस कड़ी को युगलीना कहा जाता है। यानी कि पादप और जंतु के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में है। पादप और जंतु के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में है। कौन में है? प्रोटिस्टा जगत में है। यानी कि पादप और एनिमिलिया के बीच जो हो जाता है प्रोटिस्टा में आता है, दोनों के बीच में। और प्रोटिस्टा में खासकर युगलीना इसी जगह युगलीना प्रोटिस्टा का भाग है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित यानी कि युगलीना यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। प्रोटिस्टा सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, स्वपोषित और इतर पोषित के इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआज आते हैं। साधारणतः यानी कि पी फॉर प्रोटोजोआ, पी फॉर प्रोटिस्टा, पी फॉर प्रोटोजोआ, पी फॉर प्रोटिस्टा। अब आ जाइए प्लांटी। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। कौन कौन? शैवाल, मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे किसमें? प्लांटी में आते हैं। शैवाल, मांस खास के याद रखिए, मांस। अब आ जाइए फंजाई। इस जगत में यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं।
इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनती है। फंजाई का कोशिका भित्ति किसे बनती है? काइटिन का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि फंजाई यानी कि कवक, कवक कफ और कवक कफ और काइटिन, उसका कोशिका भित्ति काइटिन का तथा नमक काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अब आ जाइए जंतु जगत। हम लोग पढ़ रहे हैं RH विटेकर के द्वारा 1969 में 5 जगत में किया गया था, तो उसका 5वां हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु जगत। इसे है इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु जंतु संभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। कौन सा? होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसे मेटाजोआ भी कहते हैं, यानी कि इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यानी कि होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। एनिमलिया को मेटाजोआ भी कहते हैं। होलोजोइक का मेटाजोआ एनिमलिया में ही अंतर्गत आता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी इसी जगत के भाग हैं, एनिमलिया का भाग हैं। स्तनधारी भी किस में आता है? एनिमलिया में, जंतु में आता है स्तनधारी भी, पक्षी स्तनधारी भी आता है। मछली, सरीसृप, उभयचर ये सब आते हैं इसी में, एनिमलिया में ही, एनिमल में। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई स्पेसीज यानी कि जाति स्पेसीज। आधारभूत इकाई क्या है? तो जाति और स्पेसीज है। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जाति और स्पेसीज है। जीवों के नामकरण के दिवनाम पद्धति कार्लस लिनियस के द्वारा 1753 में, कार्लस लिनियस के द्वारा 1753 में नामक वैज्ञानिक जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस के द्वारा 1753 में जीवों के नामकरण के दिवनाम पद्धति दिया गया था, ने जीवों के दिवनाम पद्धति को प्रचलित किया था कार्लस लिनियस। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनती होती है। पहला नाम वंश यानी कि जेनेटिक नाम और दूसरा नाम जाति। वंश जाति, वंश जाति, वंश जाति। पहला वंश दूसरा जाति, पहला वंश दूसरा जाति। दिवनाम पद्धति कौन किया था? कार्लस लिनियस। 1753 में फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। वंश तथा जाति, पहले वंश तब जाति, और वंश जाति नामों के बाद इस वर्ग की विद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। इसके बाद उस वर्गीकृत का नाम लिखा जाता है, यानी कि वंश और जाति के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जो सबसे पहले उस जाति का खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। खोजा या फिर वर्तमान नाम प्रदान किया, जिसे जैसे कि मानव का नाम होमोसेपियंस लीन है, यानी कि वास्तव में होमो उस वंश पहले होमोसेपियंस एक वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड। जो तीसरा वाला है वो वैज्ञानिक का नाम को बताता है, या फिर वो बताता है कि जो इनका नाम रखा है, या फिर जो किसी ने खोज किया, वो लिन को बताता है। होमो बताता है, और वंश पहले वंश अति जब आती होमो किस वंश का है? तो वह होमो वंश का है। फिर जाति, सेपियंस जाति है। तो अब देखते हैं आगे। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है, पहले वंश तब जाति। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, अर्थात यानी कि इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमोसेपियंस नाम से पुकारा है। अब आगे का पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया।